नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आवर्त सारणी चैप्टर के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने आवर्त सारणी के बारे में जान लिया था क्या होती है, और आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं जिसको हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब उसके बाद में आवर्त सारणी जो है वो दो वर्गों में बांटी गई है, दो भागों में बांटी गई है, जिनको हमने आवर्त और वर्ग कहा था। ठीक है, ये चीज याद है हमको। आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है आवर्त और दूसरा है वर्ग। बताओ, आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, और वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 7 और 18 होते हैं। फिर हमने बात की थी कि आवर्त सारणी जो है उसमें 4 खंडों में उसको विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है एस ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर पी ब्लॉक होता है, ठीक है, फिर डी ब्लॉक होता है, और फिर एफ ब्लॉक होता है। इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब एस, पी, डी और एफ ब्लॉक क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से, तो सबसे पहले हमने एस ब्लॉक के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि एस ब्लॉक क्या होता है, इसमें कितने तत्व होते हैं, टोटल 14 होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो आवर्त तत्व कहलाता है इसलिए। उसके बाद में इसमें कौन कौन से आते हैं? 2 वर्ग होते हैं इसमें, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी होता है। फर्स्ट ए का नाम क्या है, याद है ना आप सभी को, कल हमने किया था। एस ब्लॉक जो होता है उसमें कितने वर्ग होते हैं? वर्ग 2 होते हैं, जिसका पहले का नाम फर्स्ट ए है, सेकंड वर्ग जो है उसका नाम सेकंड ए है। फर्स्ट ए का नाम क्या है? क्षारीय धातुएं, है ना। फर्स्ट ए वर्ग का नाम क्या रहेगा? क्षारीय धातुएं। और सेकंड ए वर्ग का नाम होता है क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, अब इनको क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं ही क्यों कहते हैं? क्षारीय धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? जल के साथ, H2O के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। इसलिए फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं, फर्स्ट ए के तत्व कौन कौन से होते हैं? हलीना की रब से फरियाद, है ना। हलीना की रब से फरियाद, यहीं पे ट्रिक लिखी थी हमने। उसके बाद सेकंड ए के तत्व कौन से होते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। ठीक है, इसमें इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। वो क्षार जो होते हैं वो कहाँ पे? मृदा के अंदर पाए जाते हैं। क्षार तो ये भी बना रहे हैं, है ना, जल के साथ क्रिया करके, लेकिन ये सिंपल क्षार बनाते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? इनको क्षारीय धातु कहते हैं। लेकिन ये जो है इनके ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, लेकिन वो क्षार सिर्फ और सिर्फ मृदा के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा और क्या पढ़ा था एस ब्लॉक के बारे में? और खास बात बताइए, रिवीजन हो जाएगा आपका भी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ा था, है ना। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? NS1 to 2, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही आते हैं। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो क्या हो जाता है इसका? NS1 हो जाता है और NS2 हो जाता है। NS1 जो होता है वो किसका होता है? इसका पहले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो NS1 होता है, और दूसरा जो वर्ग है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS2 होता है। ठीक है, जहां पे N क्या है? N जो है यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या है। N क्या है यहाँ पे? मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या को भी हम किससे डिनोट करते हैं? N से ही तो डिनोट करते हैं। ठीक है, N बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 या 7 तक होगा। ठीक है, दूसरा हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो N जो है वो हमें आवर्त संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आवर्त संख्या। कैसे? यदि किसी भी तत्व का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम कक्षक हमें पता चल गया है कि अंतिम कक्षक क्या होगा, तो उस अंतिम कक्षक के आधार पर हम उस तत्व को पहचान सकते हैं कि वो कौन से ब्लॉक से है, कौन से वर्ग से है वो, है ना। एस ब्लॉक से है, पी ब्लॉक से है, डी से है या एफ से है, या वर्ग आवर्त पहचान सकते हैं। आगे वाली संख्या जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जो आवर्त को डिनोट करती है, आवर्त के बारे में बताती है। ठीक है, तो यदि कहीं पे लिख रहा है 3s2, तो ये जो आगे वाली जो संख्या होती है 3, ये क्या होती है? उसमें आवर्त संख्या होती है। ये 3 क्या है? उसकी आवर्त संख्या है, मतलब ये तीसरे आवर्त का है। एस तो मतलब एस में सेकंड वर्ग का है, सिंपल सी बात है ना। इस प्रकार से अभी आज हम एस ब्लॉक का हमारा कल हो चुका था, ये मैंने आपको जो बेसिक इसके पॉइंट्स थे वो रिवीजन करवा दिए हैं। कौन कौन से होते हैं? 14 तक होते हैं, ये भी आप लिख लेना। ठीक है,
अब हम पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, साथ साथ में उनकी विशेषताएं, उनमें से क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा आज की इस क्लास में, और साथ में उनकी ट्रिक्स भी आपको बता देंगे कि पी ब्लॉक में जो तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, कितने वर्ग होते हैं, उन वर्गों के नाम क्या हैं और उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, उन तत्वों को याद कैसे करना है, ट्रिक के साथ आज हम याद करने वाले हैं। ठीक है, फिर डी ब्लॉक में भी कुछ याद करने वाले हैं। तो इस प्रकार से एस ब्लॉक हो गया, आज पी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यूं करके हमारी सारी आवर्त सारणी जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब आवर्त सारणी सिर्फ, है ना, चैप्टर खत्म नहीं होगा, आवर्त सारणी खत्म हो जाएगी। और साथ में हमें, अगर आप ध्यान देके पढ़ोगे तो आवर्त सारणी जो ट्रिक से हम आज पढ़ने वाले हैं तो वो साथ में याद भी हो जाएंगे, तो आगे हम क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि ये आवर्त सारणी खत्म होते ही हम परमाणु त्रिज्या पे आने वाले हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो वहां पे हमें तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। सो आपसे मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना, वैसे पढ़ रहे हो बट और भी अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना, साथ साथ याद करते हुए चलना। ठीक है, चलिए तो आज हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, है ना। एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया था, आपका रिवीजन भी हो गया। यहाँ पे क्या चीजें देखो, 4-5 एग्जाम की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, इनमें से सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, तत्वों की संख्या कितनी होती है, कोई तत्व, अगर किसी तत्व की खास विशेषता, जैसे कल हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ये वाले, हाइड्रोजन हीलियम जो है वो गैसीय तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई तत्व की स्पेसिफिक विशेषता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। पी ब्लॉक, तो सबसे पहले सारी चीजें इसमें कॉमन ही है। पी ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे कि भाई ये तत्व जो है वो पी ब्लॉक का है, तो कैसे पहचानेंगे कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, पी कक्षक में भरा जाता है तो वो कौन सा होगा, पी कक्षक का ही होगा। ठीक है, पी ब्लॉक का तत्व होगा। उसके बाद सेकंड चीज आती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका NS², NP, पी में कितने आते हैं बताओ, 1 to 6 आते हैं, P1, P2, P3, P4, P5 और P6। ठीक है, हमें पता है ना यहाँ पे ब्लॉक्स और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के कंप्लीटली बारे में। पी ब्लॉक क्या होता है, तो इसमें 6 आते हैं ना, तो 6 जो वर्ग हैं वो P1, P2, P3, P4, P5, P6 इस प्रकार से होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद क्योंकि अधिकतम P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए इसको 6 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका हो गया NS² NP 1 to 6। ठीक है, अब इसमें टोटल यदि हम बात करते हैं आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या, कुल तत्व जो होते हैं, कुल तत्वों की संख्या इसमें जो होती है वो 30 होते हैं। ठीक है, कुल तत्व जो है, क्योंकि 6 वर्ग होते हैं इसमें, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं P1, P2, P3, P4, P5 और P6। तो ये कुल वर्ग कितने हो गए, इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, है ना। और वो 6 वर्ग भी कौन कौन से होते हैं, वो 6 वर्ग होते हैं 13 से लेकर, क्योंकि देखो हमने जब आवर्त सारणी पढ़ी थी, अभी थोड़ी देर बाद में पूरा पी ब्लॉक बनाऊंगा, शॉर्ट में समझिए। पहला वर्ग ये है हमारा, 18 वर्ग होते हैं ना, पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, बीच में आता है डी ब्लॉक, यहाँ पे 10 आते हैं। तो 2 और 10 कितने हो गए, है ना, यहाँ पे चल लीजिए पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 10 और 2 12 तक हो गए। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 जो है वो कौन कौन से होंगे, 13 वर्ग, 14 वर्ग, 15 वर्ग, 16 वर्ग, 17 वर्ग और 18 वर्ग, ये सारे होते हैं वर्ग 6 होते हैं। ठीक है, एक में 5 आते हैं, तो मतलब है ना, हीलियम को छोड़ के तो कितने हो गए, टोटल तत्व कितने होते हैं इसमें, 30 होते हैं। यही बात हमने की है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हमें एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि बताने लायक नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप डायरेक्ट इसको रटोगे तो वहां पे जाकर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप इस चीज को लेके बैठे हो, बैकग्राउंड में ये चीज आपके दिमाग में है, तो फिर डाउट क्लियर रहेगा, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन में, है ना। तो समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² NP 1 to 6 होता है, क्योंकि देखो NP, अब N यहाँ पे वही है, आवर्त संख्या 1 2 3 4, कौन से, सॉरी वर्ग संख्या, है ना, हाँ
सॉरी आवर्त संख्या ही है। आवर्त संख्या पहले आवर्त में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में, पांचवें में, छठे में है। इस प्रकार से आवर्त संख्या होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसमें 30 होते हैं। अब बात करते हैं कि तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसमें हम पूरा पी ब्लॉक बनाना होगा, तो आप भी पी ब्लॉक बनाएंगे और इसकी हम ट्रिक भी देखेंगे साथ में। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपका जो घर है ना, अगर मैं जैसे आपके घर आऊं, एड्रेस आप मुझे दो कि सर आप आइए कभी, क्योंकि हम क्या है कि खासकर मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग का ज्यादा शौक है और ट्रैवलिंग और लोगों से मिलना ज्यादा शौक है ना, इसी को मैंने पैसा मान रखा है। सो ट्रैवलिंग का शौक है, तो अगर मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे, अब जैसे गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं तो आप बता सकते हो कि भाई मकान नंबर ये, गली नंबर ये, फलाना ढीम, आप आ जाइए। शहर में अगर हम रहते हैं तो हमारा जो घर परिवार है किसके नाम से जाना जाता है? हमारे दादाजी के नाम से, परदादा के नाम से, है ना। इस प्रकार से नाम जाना जाता है कि हाँ भाई ये उनके परिवार में से है ना, ये उनके परिवार। जैसे हमारे जो है हम भंडारे परिवार कहते हैं। हमारा गांव का नाम है गोरेन कपुरा, गोरे कपुरा। तो ऐसे कहते हैं भाई, एक तो है गोरे कपुरा, एक है कालीन कपुरा, है ना। मतलब इसमें गोरे गोरे एक तरफ छाड़ दिए, काले काले एक तरफ छाड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ना गाँव के नाम ऐसे होते हैं ना, सबके अपने अपने होंगे। उसमें फिर भंडारा परिवार है, तो इससे एक पूरी फैमिली को डिनोट कर रहा है भंडारा परिवार। तो क्योंकि जो हमारे दादा परदादा कोई ना कोई थे, उनका नाम था, उसी के आधार पर हमारी फैमिली का नाम पड़ गया है ना। तो आपकी फैमिली में भी कोई दादा परदादा है, उन्हीं के नाम पे आपकी फैमिली का नाम होगा, भाई ये उनमें से है। गांव यही तो बोलते हैं ना, गांव में ये थोड़ी मकान नंबर थोड़े जाते हैं, कोई जाएगा किन के जा रहा, भाई मैं उनके जा रहा हूँ, अपन पर्टिकुलर ये कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज लागू होगी। जब हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, तत्वों के बारे में नाम लिखेंगे, तो जो हम वर्ग पढ़ने वाले हैं 13, 14, 15, 16 वर्ग, 17, 18 वर्ग तक, ठीक है। तो इन वर्गों में सबसे ऊपर का जो सदस्य है उसी के नाम के आधार पर इस पूरे वर्ग का नाम होता है। भाई इसकी ये पूरी फैमिली है। जैसे बोरॉन से शुरू करेंगे, ठीक है। बोरॉन से, तो बोरॉन के नीचे जितने भी आते हैं वो बोरॉन परिवार कहलाएगा। कार्बन है तो कार्बन परिवार, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन परिवार, है ना। तो यहाँ पर भी उसका फैमिली का नाम इसी प्रकार से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे आवर्त सारणी को बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। मैं छोटा बना रहा हूं क्योंकि मेन चीज जो हमें पी ब्लॉक पे फोकस करना है ना, ये आपको समझाने के लिए। ये हमारा एस ब्लॉक हो जाएगा जो कल पढ़ लिया था। ये हमारा डी ब्लॉक हो जाएगा जो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। डी ब्लॉक आप ये मत कहना सर जी छोटा क्यों बना दिया, ठीक है। और ये है हमारा पी ब्लॉक। फोकस करते हैं पी ब्लॉक पे। हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, हीलियम यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम, फिर यहाँ पे कौन सा आता है, लिथियम और बेरिलियम। लीना की रब से फरियाद कल पढ़ लिया था। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, ये भी हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिथियम बेरिलियम, ये बोरॉन, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हीलियम को यहां रखता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसमें से एक एक को चलना है। एक सेकंड गाइस, अगर आप में से वैसे पढ़ लिया होगा 10th 11th में, ठीक है। 11th में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे हो अभी, तो अच्छी बात है, पढ़ते रहिएगा। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आप कल का भारत हो, तो कल का भारत सही होना चाहिए भाई। कहाँ थे बैंगन, इसके ट्रिक है बताएंगे इनके बारे में, ठीक है। एक बार आप भी बना लीजिए। ओके, ये 13वां वर्ग है, 14, 15, 16, 17 और ये 18 वर्ग है, ठीक है। अब इनकी ट्रिक्स क्या क्या है हमें याद रखनी। पहले मैं आपको बोल देता हूं, फिर हम इनको एक एक को लिखेंगे, ठीक है।
इसका है बोरॉन। अब देखो ये इसमें पहला सदस्य कौन सा है, बोरॉन है, तो ये बोरॉन परिवार कहलाएगा। ठीक है, कार्बन है तो कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। अब यहाँ पे क्या शत्रु वर्ग का नाम अलग है, शत्रु वर्ग को हम कहते हैं शत्रु वर्ग होता है, इसको हम कहते हैं हेलोजन परिवार। नाम याद रखना, क्या कहते हैं, हेलोजन परिवार। और 18वां वर्ग जो होता है इसको हम कहते हैं अक्रिय गैस, या ठीक है अक्रिय गैस कहते हैं इसको, अक्रिय गैस है या शून्य गैस कह सकते हैं इनको। ठीक है, इस प्रकार से। और 16वां वर्ग जो है इसका भी नाम होता है चालकोजन, चालकोजन। आगे हम पढ़ लिए इनके बारे में। ठीक है, इनके अलग है, बाकी सब उसके फैमिली के सदस्य, फर्स्ट जो मेंबर है उसके आधार पर उसका नाम जाना जाता है। बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन, इस प्रकार से। इसको 16वां जो वर्ग है इसको चालकोजन कहते हैं, 17वें वर्ग को हेलोजन परिवार कहते हैं, 18वें वर्ग को अक्रिय गैसें कहते हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। इनको अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, इसका नाम ध्यान रखना, क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये है। देखो आवर्त सारणी में जितने भी इधर तत्व हैं, ये सारे तत्व जो हैं इनका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अपूर्ण भरा हुआ है। ठीक है, अपूर्ण कोश वाले हैं, तो ये सब क्या करते हैं, अपने विन्यास को पूर्ण करने के लिए, अपने बाह्यतम कोश को पूरा भरने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए किसी न किसी की तलाश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे को जैसे अपन बात करते हैं ना कि भाई मुझे साल भर का खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए। ठीक है, साल भर का खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए। अगर अब 10,000 होंगे तो मतलब मैं साल भर तक चला सकता हूँ। या फिर यूं समझिए, सिंपल सी बात, हमारे सोसाइटी में आजकल कुछ चीजें ऐसी कर दी गई है, हमारी सबकी मेंटेलिटी, हमको ऐसा रखा गया कि अगर तुम्हारे पास अच्छा कार है, अच्छी कार है, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, तो मतलब तुम वेल सेटल हो। और एक गवर्नमेंट जॉब है तो तुम वेल सेटल हो, ये कहा जाता है। भले बंदा खुश है या नहीं अपनी जॉब से, अपनी प्रोफेशन से, वो बात की बात है, बट इन चीजों को देख कर हम कहते हैं कि हाँ भाई वो सेट है। अगर उसके पास अच्छी कार है, अच्छा घर है, अच्छी वाइफ है, अच्छी फैमिली है उसके पास में, और अगर सरकारी नौकरी है, भले कुछ भी हो, किसी भी लेवल की सरकारी नौकरी हो, पेमेंट कितना ही आ रहा हो, उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है भले, लेकिन सरकारी नौकरी तो हम कहते हैं ना कि भाई वो सेट है ना, मतलब वेल सेटल है। तो वैसे ही जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों के बाह्यतम कोश में अष्टक नियम हम पढ़ने वाले हैं आगे रासायनिक बंध वाले चैप्टर में। तो वो नियम कहता है कि इन तत्वों को यदि स्थायी होना है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जाके आगे जाके स्थायी हो जाए, हमें जॉब लग जाए, जॉब लग के हमारी शादी वादी हो जाएगी, हम परमानेंट हो जाए, हाँ भाई एक वेल सेटल लाइफ हो चुकी है। जॉब लगने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिथ है ये। ठीक है, अभी कभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम सबको गधा बनाने की तैयारी की जाती है, हमें एजुकेटेड नहीं किया जा रहा हमारे सिस्टम के थ्रू। आप अभी स्कूल में हो तो ठीक है, आप कॉलेज में जाना, कॉलेज जाके देखोगे आपका लेवल अप नहीं होता, आपका लेवल डाउन होता है। मैं कभी इन पे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लोगों के या समाज के अगेंस्ट हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ चीजों का। ठीक है, बट सच्चाई यही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उन चीजों को प्रोवाइड करा, आप हायर एजुकेशन करो, इतने पेमेंट लगाओ, फिर जाके क्या करो 10-12 हजार की जॉब कर लो, भाई तुम सेट हो, ये माना जाता है। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी के थ्रू हमें क्या किया जाता है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, आप सेट हो जाओगे। उसी प्रकार से तत्वों को, हर तत्व जो है इस प्रकृति में अस्थायी है, उसको स्थायी होने के लिए अष्टक नियम की पालना करनी पड़ती है। और अष्टक नियम क्या कहता है कि यदि तुम्हारे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो तुम स्थायी हो। तो ये तत्व, जितने भी तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व अपूर्ण कोश वाले हैं, ये अपना कोश पूरा करना चाहते हैं, इसलिए किसी ना किसी दूसरे से जुड़ते हैं। मैंने आपको 10,000 का एग्जांपल दिया था। अब अगर मेरे पास में 10,000 रुपए नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी ना किसी के पास जाऊंगा। भाई अगर सपोज करो मेरी जेब में 9,000 रुपए हैं और मुझे पता है कि 10,000 रुपए होते ही मेरी साल भर का जो है मेरा खर्चा चल जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपए में 9,000 है तो 1,000 रुपए किसी यार दोस्त से, घर से कहीं ना कहीं से जुगाड़ कराऊंगा, 1,000 और हो जाए तो मेरे पास 10,000 हो जाएंगे, मैं सेफ हो जाऊंगा, है ना। और अगर मेरे पास 11,000 रुपए भी हुए तो भी मैं क्या सोचूंगा कि यार मुझे 10 ही चाहिए। तो मैं सोच, हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर 11,000 है तो हम चाहते हैं कि 1,000 किसी को दे दूं तो मेरे पास 10 हो जाए तो स्टेबल हो जाए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि फिक्स 10 होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, है ना। तो यदि ज्यादा है तो त्याग देंगे और कम है तो हम किसी से ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। वही चीज यहाँ पे है, ये सारे तत्व जो हैं अगर इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो ये त्यागने की कोशिश में रहते हैं, मतलब हमेशा त्याग कर धनायन बनाते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश में रहते हैं, तो मतलब ये ऋणावेशित हो जाते हैं। लेकिन कुल मिला के ले दे के ये क्या होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश जो है वो अपूर्ण है। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो वर्ग है 18वां वर्ग, इसके सभी तत्वों का बाह्यतम कोश जो है वो पूरा भरा हुआ है ना। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, तो इसको अब किसी की गरज ही नहीं है ना। अगर जैसे अपन बात करें, जब होता है ना कि सादा जीवन उच्च विचार, अगर
जितनी भी आपकी सैलरी है, जितने भी पैसे हैं आपके पास में, अगर उनसे आपका खर्चा अच्छा चल रहा है, आप खुद अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हो, तो आपको गरज ही नहीं है किसी की, है ना। वरना तो लाखों करोड़ हो फिर भी हम किसी की गरज करते रहते हैं, या फिर भी टेंशन में रहते हैं, भाई इतने हो गए। एक छोटी सी कहानी, भी क्लास लंबी हो जाएगी, बाकी मैं कभी फिर सुनाऊंगा तुम्हें, है ना, लालच के बारे में कहानी छोटी सी। ये जो तत्व है अक्रिय गैस वाले तत्व, लास्ट वाले तत्व, इनको अक्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूरा भरा है, इनका पेट भरा हुआ है, इनको कोई लेना देना ही नहीं है ना। ना किसी से इलेक्ट्रॉन इनको लेना है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन इनको देना है, खत्म बात। तो इसलिए ये एक्टिव होते नहीं है, अभिक्रिया करते नहीं। बाकी ये सब क्या है, किसी ना किसी से मिलते हैं। ये किसी से मिलेगा, भाई अभिक्रिया कर ली, कुछ बना लिया, परमानेंट हो गया। ये आज इससे मिला, कल इससे मिला, परमानेंट हो गया। इस प्रकार से परमानेंट रहने की ख्वाहिश इनमें रहती है ना, समझ गए। तो इसलिए अक्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी अभिक्रिया किसी से नहीं करते हैं। और दूसरी बात, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, अपने मूल अवस्था में ये तत्व पाए जाते हैं। इस लाइन को लिख लेना। अक्रिय गैस 18वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं, ये अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। हीलियम जो है वो हीलियम की अवस्था में ही होगी, नियोन जो है वो नियोन की अवस्था में होगी, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब अपनी मूल अवस्था में होते हैं, ओरिजिनल स्टेज में होते हैं। लेकिन ये अपने ओरिजिनल अवस्था में, मूल अवस्था में नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। तो ये किसी ना किसी के साथ मिलेंगे, है ना। आर्सेनियम तो आर्सेनियम ऑक्साइड मिलेगा, सिलिका ऑक्साइड मिलेगा, सिलिकेट के रूप में मिलेगा, ठीक है। गैलियम है, सिलिकॉन है, बोरोन है, कार्बन है, CH4 के रूप में मिलेगा। किसी ये खुद अपनी अवस्था में नहीं मिलेगा, ये किसी ना किसी दूसरे के साथ मिलेगा, क्योंकि इसको स्थायी होना है। लेकिन ये हमेशा अपनी ओरिजिनल अवस्था में ही मिलते हैं। इसका तो ये प्रकृति में स्वतंत्र होते हैं। प्रकृति में कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, बाकी ये कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है। भाई अगर हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो हमें किसी, मतलब होता है ना कि अगर हमारा पेट भरा हुआ, हम सेटिस्फाई अपनी लाइफ से, अपने आसपास हमारे पास जो भी साधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, हम अगर सेटिस्फाई है, तो हमें किसी की गरज नहीं होती है। ये लाइफ में भी थोड़ी सी चीज अप्लाई कर सकते हैं हम इसको, है ना। हम हमेशा क्या होते हैं, दूसरों को देख कर ही करते हैं, यार उसके पास ये आ गया तो मैं ये लूं, वो ऐसी लाइफ जी रहा तो मैं ऐसी लाइफ जीऊं, उसके पास इतना पैसा, वो ये एंजॉय कर रहा है, वो वहां जा रहा, जा रही है, ऐसे उनको देख के हम हमारे माइंड में ये बनाते हैं कि यार हाँ, मुझे मेरी लाइफ ऐसे जीनी, वैसे जीनी। जबकि उसकी सर्कल, उसकी जो एक एनवायरमेंट है, उसकी प्रॉब्लम से वो अलग है, हमारा एनवायरमेंट, हमारा परवरिश जो है अलग तरीके से। तो हमें हमारे हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए, हमारे हिसाब से देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज जरूरी है, कब मुझे क्या स्टैंड लेना है, कब मुझे क्या डिसीजन लेना है। ये नहीं कि वो ये कर रहा तो मैं भी ऐसा करूं, नहीं, ये ध्यान रखना है ना। कॉपी मत किया करो कभी किसी की। हाँ, हम कहाँ पे थे, इस पे बात चल रहे थे। हाँ, अब इनके हम नाम लिख लेते हैं एक बार, है ना, फिर हम इसके बारे में ट्रिक बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 13वां वर्ग, ये लिख लिया आपने सारणी। अब मैं पूरा यहाँ पे बताऊंगा आपको, है ना, कि कौन कौन से वर्ग होते हैं। सबसे पहले 13वां वर्ग। 13वां वर्ग में तत्व कौन कौन सा? बैंगन, ठीक है। इसका ट्रिक क्या हो जाएगी? बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला। हम सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी में थैला हम लेके आते हैं, आलू, गाजर, प्याज, टमाटर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, यही चीजें लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ये ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला हो गया। उसके बाद में 14वां वर्ग। 14वां वर्ग जो है बैंगन के बाद कौन सा है? इसकी दो ट्रिक हैं। एक तो है कि कहे शिव जी सुने, कहे शिव जी सुने पार्वती, ये है, या फिर है काशी गए शंकरनाथ प्रभु, ठीक है। तो मैं आपको इसको लिखा रहा हूं। और भी बहुत सारी ट्रिक अलग अलग हो सकती हैं, आपको स्कूल में आपके टीचर ने हो सकता है अलग बताया हो, या फिर बताएंगे। तो जो आपको सुटेबल हो, जो आप याद कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से खुद भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन याद हमें ट्रिक से करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? काशी गए, ठीक है, सॉरी, काशी का ये क्या है? काशी गए शंकरनाथ प्रभु, शंकरनाथ प्रभु, है ना, काशी गए शंकरनाथ प्रभु। उसके बाद में है वर्ग नंबर 15। इसका है नेपाल,
पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, है ना। हम मैच खेलते हैं तो सबको गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना। वैसे किसी को हम यहाँ पे बुरा नहीं कर रहे हैं, बट हमें याद रखना 15 वर्ग है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इस प्रकार से ना। जो मैच लवर है उनको ये चीजें अच्छे से अच्छी लगेगी। उसके बाद में है 16 वर्ग। इसमें दो चीजें ट्रिक बन सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे आराम से। ओके, लास्ट है तो इसके बाद हम ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें दो ट्रिक बन सकती है। एक तो है ओ सनम सिल तेरी पॉकेट, क्या हो जाएगा, ओ सनम सिल तेरी पॉकेट। वाइफ जी हैं, पत्नी जी जो है वो अपने पति जी को कह रहे हैं, अपने पतिदेव को कह रही हैं कि जॉब वगैरह करके आते हैं, वो कहते हैं मेरी जेब को सी दे, तो वो कहते हैं भाई मैं गच्चे में हूँ, तुम अपनी जेब खुद सिलो, है ना। तो ओ सनम सिल तेरी पॉकेट। या दूसरा ये है अपने लिए जो सुटेबल है, क्योंकि अपन सब पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुरानी स्टाइल से टीपो। वो पुरानी स्टाइल क्या है वो तुम देख लेना, है ना, बाकी टीपना मत। तो दो ट्रिक है इसकी भी, है ना। और हो सकता है आपने कुछ और सुनी हो, वो सनम सिल तेरी पॉकेट, या तो ये लिख लीजिए, या ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो मैं लिख रहा हूं उसमें सनम वाली बात, है ना, थोड़ा सही रहेगा। ओ सनम सिल तेरी पॉकेट, ठीक है। या ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये भी बना सकते हैं। 16 हो गए, लिख लिया था आपने, या फिर ऐसे बातों में रह गए। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सत्रहवां वर्ग कौन सा है, इसका है फिर FCLBRI80, है ना। तो फिर कल बाहर आई, अब या तो इसको आंटी कह सकते हो या आरती बना सकते हो, है ना। तो आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। FCLBRI 17 वर्ग का दूसरा नाम क्या है, हेलोजन। 16 वर्ग का दूसरा नाम क्या था, चारकोजन। तो हेलोजन का क्या कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो FCLBRI80, फिर कल बाहर आई आंटी या आरती, ठीक है। उसके बाद में है हमारा लास्ट वर्ग, 18वां वर्ग। लास्ट कौन सा है, 18वां वर्ग। 18वां वर्ग कौन कौन से तत्व आते हैं, हीलियम आता है, तो ये है नाम का कोई, यहां हम बोलते हैं ना ही मतलब है, ठीक है। तो मतलब है ने आकर किए, एक्सी का मतलब किए, है, आकर किए बीच में नॉर्मल आएगा, है ने आकर किए, एक्सी मतलब जीरो, और रन, RN का मतलब रन, मतलब प्लेयर है, ये है नाम का कोई प्लेयर है, वो ग्राउंड फील्ड में आता है और वो कुछ भी नहीं खेलता, तो दूसरा क्या कहता है, उसने आकर 0 रन किए। तो है नामक व्यक्ति है ने आकर किए, अपनी तरफ से लगाना है ने आकर किए 0 रन। तो इस प्रकार से 18वां वर्ग जो अक्रिय गैस विन्यास होता है उसका ये ट्रिक हो जाएगा, ठीक है ने आकर किए 0 रन, 18वां वर्ग। ओके, तो पी ब्लॉक हमारा यहीं पर बच्चों कंप्लीट होता है, जिसमें 6 वर्ग आते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन वाला, ये सारे हैं। इनकी मैंने तत्व कौन कौन से होते हैं ये बता दिया है, इनको याद कैसे करना, ट्रिक कैसे, ये बता दिया। अब आपको क्या करना है, कम से कम 5 बार, एक बार 2 बार आप ट्रिक याद कर लीजिए, अच्छे से तत्वों को नाम याद कर लीजिए, और बिना देखे कम से कम 3 से 5 बार आपको रफ कॉपी में आवर्त सारणी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एस ब्लॉक की ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी, एस ब्लॉक की ट्रिक्स को आप याद कीजिए, ट्रिक को याद रखो, ये नाम याद रखो, और वो किसके लिए है उसको याद रखना, ठीक है। तो बार बार 2-3 बार आप अभी एक बार देख के याद कर लो, फिर बिना देखे 3 से 5 बार आपको रफ कॉपी में ट्रिक करनी, तब जाके आपको आवर्त सारणी जो है वो नॉर्मल याद होगी। तो है ना, इस प्रकार से सारी चीजें चलती हैं। तो पी ब्लॉक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक में और कोई स्पेशल बात हो तो देख लेते हैं, यही सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और कि हीलियम जो है वो गैस नहीं होती, हीलियम को छोड़ के पी खंड के जितने भी तत्व सभी गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक में आप आवर्त सारणी में देखोगे, यहाँ पे आवर्त सारणी वापस मिट गई है, आप देखोगे आवर्त सारणी में कुछ इस प्रकार से लाइन है एक,
ठीक है। ये आडी टेढ़ी जो लाइन है तो ये धातु, उपधातु और अधातु को बताती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में धातु, अधातु और उपधातु को बताती है। यहाँ पे इधर वाले जो है, इस लाइन से इधर वाले हैं धातु होते हैं, ठीक है, इधर वाले अधातु होते हैं, और इस लाइन के ऊपर वाले जो है वो उपधातु होते हैं। आप अगर रंगीन आवर्त सारणी देखोगे, मैं आपको फोटो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसका ध्यान रखना। इधर वाले, इससे नीचे नीचे वाले सभी धातुएं हैं, ठीक है, ये अधातु हैं, और इस लाइन के ऊपर जो जो तत्व आ रहे हैं वो उपधातु हैं, तो इसको भी लिख लेना। ठीक है, ये चीज में आपको याद रखनी है। तो पी ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं FSPD के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक में भी कुछ वही चीज ध्यान रखनी है। सबसे खास बात तो यह है कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे धातुएं हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं, इनमें क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आपको देखो मैंने आपको बताया था कि n-1 के रूप में लिखते हैं इसको। ठीक है, याद आ रहा है नहीं यार आपको? डी ब्लॉक को मैंने कहा था डी को जब भी लिखते हैं n-1 के रूप में लिखते हैं, तो नॉर्मली क्या होगा इसका, d 0 to 10 और ns² ns 0 to 2, लेकिन d को हमेशा n-1 के रूप में लिखते हैं, तो n-1d ns²। अब यहाँ पे ns² क्यों नहीं लिखा, 0 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। तो जैसे ही डी ब्लॉक को लगेगा कि यार एक अर्धपूरित कम है, एक इलेक्ट्रॉन s के पास में है, तो s से वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो s हो सकता है 0 हो, है ना, या फिर ns1 या 2 हो सकता है, और उसके बाद में d, क्योंकि हमेशा d भरा जाएगा 0 से लेकर 10 और ns 0 to 2। ये सारे जो होते हैं वो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो हमें अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें वर्ग कितने आते हैं। डी ब्लॉक में वर्ग की यदि बात करते हैं तो 10 वर्ग आते हैं। ठीक है, जो कहां से होते हैं, 3 से लेकर और 12 तक, है ना। 1 और 2 तो है एस ब्लॉक में आते हैं, और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में आते हैं। तो 3 से लेकर 12 तक ये तत्व होते हैं, 3 4 5 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार से। इसमें एक चीज और आती है जो हमें ध्यान रखनी है, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व के बारे में पूछा जाता है। संक्रमण तत्व के बारे में कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो देखो डी ब्लॉक अभी हम बनाएंगे, यहाँ पे बात करेंगे। छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ, हमारा जैसे आवर्त सारणी ये है ना, अभी आज तो डी ब्लॉक का दिन है, तो डी ब्लॉक को बड़ा बनाना पड़ेगा तो, है ना, एस ब्लॉक डी को छोटा कर देते हैं। ये हमारी आवर्त सारणी है, डी ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना, डी ब्लॉक यहाँ तक है। इसमें यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर ये अंतिम तक जो है, ये सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपूर्ण भरे होते हैं, अपूर्ण डी कोष होता है ना। सभी में इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे होगा वो D1 होगा, है ना, फिर D2 D3 D4 5 D7 और D9 तक अपूर्ण भरे जाएंगे। लेकिन सबसे लास्ट वाला होगा उसमें क्या होगा, D10 पूरा भरा जाएगा। जैसे P6 से पूरा भरा जाएगा, ns² लास्ट में पूरा भरा जाएगा। तो डी उपकोष के सबसे अंतिम जो कोष है उसमें D10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाते हैं। उससे पहले जितने भी कोष हैं वो सारे सारे अपूर्ण डी कोष वाले हैं, है ना। तो इनको, ये जो अपूर्ण डी कोष है, मतलब D1 से लेकर और D9 तक अपूर्ण, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है अपूर्ण भरा होता है, उनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। परिभाषा लिखा दूंगा मैं, समझिए पहले। जिनमें डी कक्षक पूरा नहीं भरा होता है, उनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि सारे ही संक्रमण तत्व होंगे, क्योंकि D1 है ये भी अपूर्ण है, D2 भी है, D3 4 5 6 7 8 9 तक अपूर्ण डी कोष है, लेकिन D10 जो है वो पूरा है। तो D10 को छोड़कर डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपूर्ण, सारे के सारे अपूर्ण डी कोष वाले होते हैं, और उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब ये अंतिम वाले D10 वाले कौन कौन से होंगे, D10 वाले
ZnCd और Hg, ये इनको छोड़कर जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो अपूर्ण डी उपकोष वाले तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसका नाम याद रखना, ठीक है। तो लिख सकते हो कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के अपूर्ण डी उपकोष, शॉर्ट में लिख लो अपूर्ण डी कक्षक के तत्व संक्रमण तत्व जो है वो कहलाते हैं, ठीक है, सारे सारे। और कौन कौन से संक्रमण तत्व नहीं है, तो ZnCd Hg, क्योंकि ये D10 वाले हैं, सबसे लास्ट वाले हैं, इनका कोष पूरा भरा होता है, तो इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे, ठीक है। ये जो हैं ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो ही गया इसका, सारी चीजें, बस ये चीज है। और डी ब्लॉक के बारे में ज्यादा कुछ खास बात है नहीं, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, वर्ग कितने होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। अब डी ब्लॉक में आपको एक लाइन जो है वो याद रखनी है, तो उसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ छोटी सी, ठीक है। ये लिख लिया आपने, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम एफ ब्लॉक पे बढ़ेंगे और आज की क्लास ये SPDF वाला जो है वो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखो कम से कम हमें 30 तक तत्व याद होने चाहिए। तो जो डी ब्लॉक का सबसे ऊपर वाला जो है आवर्त, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है ना बच्चों, वो आपको मैं ऐप के अंदर नोट्स के रूप में डाल दूंगा, चैप्टर टॉपिक बाय डाल दूंगा कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐप के अंदर जब मैं नोट्स डालूंगा तो नोट्स में उसके हो जाएंगे, या फिर जो आपकी जेट ICR की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमारे, उसके मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न या नोट्स लेने के लिए ऐप के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज को ले लेना, ठीक है। इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है, हालांकि बना सकते हैं, बस सोचना पड़ेगा। इसमें तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बनाई है, क्योंकि पूरा डी ब्लॉक हम बनाएंगे। साइंस टीचर वीरेंद्र कुमार का मन फी को नीकू जल, ठीक है, ये ट्रिक आप लिख लेना। साइंस टीचर वीरेंद्र कुमार, जैसे कुछ भी आप अपना वी के अलावा कोई नाम और सोच सकते, वीरेंद्र के अलावा साइंस टीचर वीरेंद्र कुमार का मन फी को नीकू जल। और ये जेड जो है ये कौन सा है, ये D10 है, तो ये संक्रमण तत्व नहीं होगा। बाकी ये सारे के सारे जो हैं इसके नीचे जितने भी आएंगे तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। स्पेशली पूछा जो जाता है वो यही है कि डी ब्लॉक के तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि आंतरिक डी उपकोष इनमें अपूर्ण रहता है। आंतरिक डी उपकोष क्यों कहते हैं, क्योंकि N-1 है ना, इसलिए उसको हम आंतरिक बोल रहे हैं। तो वो कैसा होता है, अपूर्ण होता है, वो पूरा भरा हुआ नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, हमारा लास्ट जो है एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक के बारे में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरे जाते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करते हैं तो देखो मैंने आपको बताया था कि F में हमेशा N-2 के रूप में लिखते हैं। आप इसको लिख लो भले ही, D को हमेशा N-1 के रूप में लिखते हैं, F को हमेशा N-2 के रूप में लिखते हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका N-2 F फिर N-1, ठीक है, N-2 F 1 to 14 फिर N-1 D 0 to 10 और फिर NS स्क्वायर। इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हमेशा F जो है उसको हम N-2 के रूप में लिखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आंतरिक उपकोष होता है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं N-2 F 1 to 14, ठीक है, फिर N-1 D 1 to 10 NS स्क्वायर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब इस तत्व में यदि हम बात करते हैं तो दो चीज आती हैं एफ ब्लॉक में, क्या है, दो श्रेणी आती हैं। कितनी श्रेणी आती हैं,
दो श्रेणी आती हैं, ठीक है, इधर नीचे लिख लेते हैं। हाँ, दो श्रेणी आती हैं जिसमें पहला है लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड श्रेणी, और दूसरी श्रेणी है एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। लेंथेनॉइड श्रेणी जो होती है वो 58 से 71 तक होती है। कहां से होती है? परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक। और एक्टिनॉइड जो श्रेणी होती है वो 90 से 103 तक होती है। 90 से 103 तक हमारी एक्टिनॉइड श्रेणी होती है। तो इनके ध्यान रखना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंथेनॉइड श्रेणी इस वाली को, एफ ब्लॉक में दो होते हैं, नीचे दो पट्टियां होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बना सकते हैं इसी प्रकार से, इसमें दो पट्टियां होती हैं, नीचे आप आवर्त सारणी देखोगे तो फर्स्ट वाली जो है इसको हम लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड आता है और एक्टिनॉइड में सबसे पहले एक्टिनॉइड आता है, इसलिए उसके बाद जितने भी तत्व हैं उनको लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड तत्व कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि यूरेनियम जो इसमें आता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड श्रेणी हो गया। ये सारे के सारे तत्व जो हैं एफ ब्लॉक के, मैंने आपको बताया था, सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। किस प्रकार के हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इसमें एक यूरेनियम आता है। क्या आता है? यूरेनियम आता है। उसके बाद के जितने भी तत्व हैं वो परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। इस बात का आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और इसी प्रकार से हमारा एफ ब्लॉक जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? अब हमारे आज की इस क्लास में एस ब्लॉक कल हो गया था, पी डी और एफ ब्लॉक है वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें याद रखना है। एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां होती हैं, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ये याद रखना है। कहां से कहां तक होते हैं याद रखना है। इसमें यूरेनियम आता है, उसके बाद के जितने भी तत्व हैं वो परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। वो चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा आवर्त सारणी भी क्लियर हो गया। आवर्त सारणी का हम 2 से 3 बार पहले याद कर लो और उसके बाद में कल क्लास हो से पहले 3 से 5 बार आपको बिना देखे रफ कॉपी में आवर्त सारणी बनानी है। यू बनाई बेसिक सी हलीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कागज कटर बापरो, बेंगन आलू गाजर इन थैला, काशी के शंकरनाथ प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है, वो सनम से तेरी पॉकेट फिल कर बारह आंटी और हैने आकर ये 0 रन खत्म बात। साइंस टीचर वीरेंद्र कुमार गोमन फीको निकू जन, खत्म बात। ये हो गई हमारी आवर्त सारणी खत्म, है ना। अब तक तो फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, आगे हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम सीखेंगे जादुई संख्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार से होती है। तो जादुई संख्याओं के बारे में बात करेंगे। उस आधार पर हम कोई सा भी अगर बोल दिया जाता है, जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं कि परमाणु क्रमांक, आप अगर कर सको तो इसको करना, बाकी कल हम सॉल्व करेंगे। परमाणु क्रमांक 14, ये तत्व कौन से आवर्त का है बताओ भाई, ये तत्व कौन से आवर्त का है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। परमाणु क्रमांक 14 का कौन सा आवर्त है, तो हमें परमाणु क्रमांक 14 का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखना पड़ेगा। उसका अंतिम कक्षक देखेंगे कौन सा है, ठीक है। उसके आधार पर हम उसमें आगे वाली जो संख्या है वो क्या होगी, उसकी आवर्त होगी। तो यहाँ पे फिर हमें मैच करना होगा, फिर देखना होगा कि तीसरे आवर्त में, चौथे आवर्त में जो भी है कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और वर्ग कौन सा है, एस स्क्वायर, पी स्क्वायर, डी स्क्वायर जो भी आ रहा है, उसके आधार पर फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, इधर से भी आएंगे वर्ग, इधर से जाएंगे आवर्त, जहां पे भी मिल रहा है, यहाँ पे 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 कहाँ मिल रहा है, वही उसका तत्व होगा। अब आवर्त सारणी हमें याद है तो हम बता देंगे भाई 14वें वर्ग परमाणु क्रमांक जिसका 14 है वो इस आवर्त के इस वर्ग का है और उस तत्व का नाम ये है, खत्म बात। और उसके आधार पर हम उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न हम उसमें कर सकते हैं अगर ये आवर्त सारणी हमें ट्रिक से याद है तो, है ना। सो कल तक आप 3 से 5 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, ट्रिक से इसको याद कर लेना। फिर हम ये सारी चीज हो गई। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे परमाणु त्रिज्याओं के बारे में। परमाणु के बारे में बात कर ली, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ठीक है, वो सारी चीजें। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मुझे आप कमेंट करके बताएं कि, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना आता है कि नहीं आता है। आपको नहीं आता है तो क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद में ऐप के अंदर ही श्री गोविंदम क्लासेज जो हेल्पलाइन है, चैट पे जाते श्री गोविंदम क्लास आता है, तो अगर आप मुझे मैसेज करना तो भले ही कल में परमाणु त्रिज्या जो है उस टॉपिक को एक दिन बाद कर लेंगे। पहले हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखनी कल की क्लास में ना, क्योंकि वो मस्ट है हमारे लिए। तो अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना श्री गोविंदम क्लासेज पे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिर्फ इतना ही लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के सेंड कर दो, मैं समझ जाऊंगा। अगर ज्यादा फीडबैक आते हैं
तो हम कल की क्लास में ये ले लें। अगर इक्के दुक्के मैसेज आए, एक दो मैसेज आए, तो मैं सोच रहा हूँ पर्सनली किसी बच्चे को प्रॉब्लम है उसको मैं अलग से समझा दूंगा। बाकी अगर आप में से जिस को नहीं आता है ना, वो तो मैं डिसाइड कर लूंगा कितने मैसेज आए कितने नहीं है। तो आप श्री गोविंदम क्लासेज चैट पे जाना, चैट पे जाते ही ऐप के अंदर चैट पे श्री गोविंदम क्लासेज जो हेल्पलाइन है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना, है ना। या आपको कोई भी डाउट आता है तो चैट में हेल्पलाइन नंबर पे लिख दिया करो। श्री गोविंदम क्लासेज जो आता है ना वहां पे, सर ये टॉपिक या फिर कोई भी प्रश्न है जो कहीं पे भी पढ़ा है, आपको स्कूल कोचिंग कहीं पे मिला है वो समझ नहीं आ रहा, उसका फोटो खींच के भेज दिया करो, या उस क्वेश्चन को वहां पे हेल्पलाइन पे लिख के सेंड कर दिया करो, तो हमारी टीम उसको देख लेती है, फिर हम आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, चलिए ये वीडियो क्लास में समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई कोई डाउट है तो वो आप बताना, हम उसको भी क्लियर कर देंगे। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो स्कूल में अपने दोस्तों को शेयर करना, या फिर आसपास आपके जो भी कॉन्टेक्ट हैं फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर करना, आपको सारी चीजें हम उसमें बता देंगे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।